एक छोटे से गांव से शुरू होकर भारत के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियंस में से एक बनने तक, क्या अमित शाह का यह सफर देश के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव है या डिवाइसिव? शाह ने बीजेपी को एक ऐसी मशीन बना दिया है जो हर इलेक्शन में ऑपोजिशन को चैलेंज करती। 1982 में उनकी मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से, जो तब एक छोटे से आरएसएस के कार्यकर्ता थे। ये एक ऐसी दोस्ती थी जो आगे चलकर भारत की राजनीति का रुख बदलने वाली थी। अमित शाह की जिंदगी में विवाद कम नहीं है। सीबीआई ने दावा किया कि अमित शाह ने गुजरात के गृह मंत्री के रूप में एक क्रिमिनल सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसर बी के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का प्लान बनाया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव का लड़का जो कभी अपने परिवार के पीवीसी पाइप बिजनेस में काम करता था, कैसे बन गया भारत की राजनीति का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड? एक ऐसा शख्स जिसको लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी का दूसरा रूप, लेकिन जिसकी कहानी में इतने ट्विस्ट हैं कि कोई बॉलीवुड फिल्म भी फेल हो जाए। आज हम बात करेंगे अमित शाह की, एक कहानी जो शुरू होती है गुजरात के छोटे से गांव से और पहुंचती है भारत के गृह मंत्रालय तक। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। पर पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है, राजनीति में स्ट्रैटेजी ज्यादा मायने रखती है या लक? कमेंट में जरूर बताइए। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ, लेकिन उनका असली घर था गुजरात के मानसा गांव में। उनके पिताजी अनिल चंद्र शाह एक सफल पीवीसी पाइप बिजनेसमैन थे, लेकिन घर का माहौल था पारंपरिक गुजराती बनिया। सोचिए, एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का जो मेहसाना के स्कूल में पढ़ा और फिर अहमदाबाद के सीयू साइंस कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री में डिग्री ली। क्या किसी ने सोचा था कि यह लड़का एक दिन देश का गृह मंत्री बनेगा? लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। अमित शाह की जिंदगी बदली जब वो 16 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो संगठन जो उनकी राजनीति का पहला गुरु बना। और यही 1982 में उनकी मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से, जो तब एक छोटे से आरएसएस के कार्यकर्ता थे। ये एक ऐसी दोस्ती थी जो आगे चलकर भारत की राजनीति का रुख बदलने वाली थी। कई लोग सवाल पूछते हैं कि क्या अमित शाह का आरएसएस से जुड़ना उनका अपना फैसला था या परिवार का दबाव? थोड़ी सी रिसर्च कहती है कि उनका परिवार शुरू से आरएसएस के विचारों से जुड़ा था, लेकिन अमित शाह ने खुद इस रास्ते को चुना था। अब आगे बढ़ते हैं। 1987 में अमित शाह बीजेपी के यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा में शामिल हुए। यहां से उनकी असली ट्रेनिंग शुरू हुई। ग्रास रूट पॉलिटिक्स, इलेक्शन कैंपेन और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेटजी बनाने का हुनर। 1997 में वो पहली बार गुजरात के सरखेज से विधायक बने और फिर 4 बार लगातार जीते। एक बार तो रिकॉर्ड 2.32 लाख वोटों के मार्जिन से जीते। लेकिन अमित शाह का असली जलवा तब दिखा जब वो नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के गृह मंत्री के रूप में काम करने लगे। उन्होंने गुजरात में बीजेपी को एक अजयब मशीन बना दिया था। कैसे? विजन वाली स्ट्रेटजी से। छोटे छोटे बूथ लेवल वर्कर्स को ट्रेन करना, वोटर साइकोलॉजी को समझना और ऑपोजिशन के हर मूव का काउंटर तैयार करना। एक उदाहरण लीजिए, 2014 के पहले बीजेपी को सिर्फ हिंदी बेल्ट और वेस्टर्न स्टेट्स की ही पार्टी माना जाता था, लेकिन अमित शाह के मास्टरमाइंड ने बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट, झारखंड और ओडिशा तक पहुंचा दिया। और यह सब मोदी के साथ मिलकर किया गया। लेकिन एक बात सोचने वाली थी, जब बीजेपी का इतना विस्तार हुआ तो क्या यह सिर्फ स्ट्रेटजी थी या कुछ और? कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि अमित शाह ने हिंदुत्व एजेंडे को पुश किया और माइनॉरिटीज के साथ रिकॉन्सिलिएशन के मोदी तक के प्रयास को रोक दिया। क्या यह सही है? थोड़ी देर बाद इस पर बात करेंगे। अब एक सेंसिटिव टॉपिक पर आते हैं। अमित शाह की जिंदगी में विवाद कम नहीं है। सबसे पहला इल्जाम लगा 2010 में सोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर केस में। सीबीआई ने दावा किया कि अमित शाह ने गुजरात के गृह मंत्री के रूप में एक क्रिमिनल सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसर बी के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का प्लान बनाया था। फोन रिकॉर्ड्स भी दिखाए गए जो ये प्रूव करते हैं कि शाह एक्यूज पुलिस ऑफिसर के टच में थे। लेकिन शाह ने इन इल्जामों को पॉलिटिकल मोटिवेटेड बताया और कहा कि गुजरात में उनके समय में पुलिस एनकाउंटर कम हो रहे थे। 2014 में कोर्ट ने उन्हें इस केस में बरी कर दिया। और फिर आया स्नूप गेट। 2013 में ऑडियो टेप लीक्स हुए जिसमें शाह और एक पुलिस ऑफिसर एक महिला आईएएस अधिकारी की अवैध सर्विलांस की बात कर रहे थे। ये टेप्स सीबीआई को इशरत जहां केस में मिले थे। शाह ने इसे भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहा और इंटरेस्टिंगली उस महिला ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह सर्विलांस उनकी सेफ्टी के लिए था। अब सोचिए,
सोचिए ये विवाद क्या बताते हैं। एक तरफ शाह के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये सब कांग्रेस की साजिश थी उन्हें बदनाम करने की, और दूसरी तरफ क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये केस शाह के अग्रेसिव स्टाइल और पावर के मिसयूज को दिखाता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। चलिए अब बात करते हैं अमित शाह के नेशनल रोल की। 2014 में जब वो बीजेपी के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बना दिया, 10 करोड़ रजिस्टर्ड मेंबर। और फिर 2019 में जब वो गृह मंत्री बने, उन्होंने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए। आर्टिकल 370 का खात्मा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन, और ये शाह के लीडरशिप में हुआ। लेकिन इन फैसलों ने भी विवादों को जन्म दिया। आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी बदलने की बात और सीए को क्रिटिक्स ने हिंदू फेवरिंग कहा। शाह ने हमेशा कहा कि यह फैसला देश के इंटीग्रेशन के लिए जरूरी थे। तो सवाल यह है कि क्या ये फैसले सच में नेशनल इंटरेस्ट के लिए थे या बीजेपी के वोटर बेस को स्ट्रांग करने का प्लान था? तो यह थी अमित शाह की कहानी। एक छोटे से गांव से शुरू होकर भारत के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियंस में से एक बनने तक, उनकी स्ट्रैटेजी, उनका विजन, उनका रूथलेसनेस, यह सब उन्हें एक अलग ही कैटेगरी में रखता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमित शाह का यह सफर देश के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव है या डिवाइसिव? एक बात तो क्लियर है, शाह ने बीजेपी को एक ऐसी मशीन बना दिया है जो हर इलेक्शन में ऑपोजिशन को चैलेंज करती। लेकिन उनके क्रिटिक्स कहते हैं कि यह मशीन कभी कभी पोलराइजेशन और उनके पावर के मिसयूज पर भी चलती है। आपके हिसाब से अमित शाह की लेगेसी क्या होगी? एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट जिसने देश को एक नई दिशा दी, या एक कंट्रोवर्शियल फिगर जिसके फैसलों ने कई बार देश को ऑलमोस्ट डिवाइड किया? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।